क्या इंसान के दिमाग और उसकी भावनाओं को किसी कंप्यूटर की तरह हैक किया जा सकता है? मतलब जब हम किसी भी चीज में सफलता पाने की बात करते हैं तो अक्सर हम सब एक सटीक मैनुअल की उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह। सही कहा। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो मैकेनिक को पता होता है कि कौन सा पेंच कसना है। लेकिन जब बात इंसानी आकर्षण या प्यार और रिश्तों की आती है तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है ना? तो क्या कोई ऐसा चीट कोड मौजूद है जो हर बार काम करे? क्या प्यार को सीखा जा सकता है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मनोवैज्ञानिकों और विचारकों को उलझा कर रखा है। मतलब इंसानी दिमाग को ना चीजें बहुत साफ सुथरी और एक स्पष्ट फॉर्मूले में बंधी हुई पसंद आती हैं। क्योंकि अनिश्चितता से हमें डर लगता है। बिल्कुल, हमें कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन भावनाओं का जो परिदृश्य है वो इतना धुंधला और जटिल है कि वहां कोई एक नियम हमेशा लागू नहीं होता। ओहो! और यही आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य विषय है। आज हमारी चर्चा का स्रोत कोई मनोविज्ञान की भारी भरकम किताब या कोई नया रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि 2007 की सुपरहिट बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पार्टनर है। ओहो, डेविड धवन वाली फिल्म। हाँ, वही, जिसमें सलमान खान, गोविंदा, कैटरीना कैफ और लारा दत्ता हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ इस फिल्म की मजेदार कहानी को दोहराना नहीं है। तो हम आज क्या डिकोड करने वाले हैं? हम इस सिनेमाई पर्दे के पीछे छिपे प्यार का मनोविज्ञान, आकर्षण का विज्ञान और अहंकार की बनावट और रिश्तों में ईमानदारी जैसे असल जिंदगी के जटिल विषयों पर गहरी चर्चा करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका वो विरोधाभास है जो पूरी कहानी को चलाता है। मतलब एक तरफ प्यार को गणित के किसी फॉर्मूले की तरह सिखाने का दावा किया जाता है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कैसे इंसानी स्वभाव अंततः उन सभी फॉर्मूलों को तोड़ देता है। मेरी राय में ये चर्चा इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि वे जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वे शुरुआत में काम क्यों करते हैं और फिर लंबी अवधि में वे पूरी तरह से विफल क्यों हो जाते हैं। 100%। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक खेल के दो मुख्य खिलाड़ियों से शुरुआत करते हैं। कहानी के केंद्र में दो बिल्कुल अलग इंसान हैं। एक तरफ है प्रेम, जिसका किरदार सलमान खान ने निभाया है, जो खुद को लव गुरु कहता है। हाँ, वो लव गुरु। वो प्यार को एक रणनीति मानता है, एक खेल मानता है जिसे सही चालें चलकर जीता जा सकता है। उसका पेशा ही उन लड़कों को ट्रेनिंग देना है जो सामाजिक रूप से असहज है। लेकिन अगर आप इसके पीछे का मनोविज्ञान देखें तो वो बहुत दिलचस्प है। प्रेम खुद किसी भी गहरे भावनात्मक जुड़ाव या गंभीर रिश्ते से पूरी तरह बचता है। हाँ, वो किसी से बंधना नहीं चाहता। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। हाँ, मतलब प्रेम का जो ये लव गुरु का अवतार है वो असल में उसकी अपनी भावनात्मक असुरक्षाओं को छिपाने का एक कवच है, ताकि कोई उसके असली रूप को ना देख सके। सही कहा। वो भावनाओं को पूरी तरह से किनारे रखकर सिर्फ तकनीक पर भरोसा करता है, क्योंकि तकनीकें इंसान को नियंत्रण का एहसास कराती हैं। जब कोई व्यक्ति प्यार को एक गेम की तरह देखता है तो वो खुद को उस गेम के नतीजों से भावनात्मक रूप से अलग कर लेता है। बिल्कुल, उसे हारने का या दिल टूटने का डर नहीं रहता। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि दूसरी तरफ जो किरदार है वो इस कंट्रोल के बिल्कुल विपरीत है। आप भास्कर की बात कर रही हैं, जो गोविंदा का किरदार है। हाँ, भास्कर। वो एक सीधा साधा कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाला इंसान है जो सामाजिक रूप से बेहद असहज है। मतलब वो अपनी ही कंपनी की बॉस प्रिया यानी कैटरीना कैफ के प्यार में पागल है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रिया के सामने आते ही भास्कर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, वो हकलाता है, चीजों को गिरा देता है और पसीने से भीग जाता है। बहुत ही बुरी हालत होती है उसकी। हाँ, तो अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए तो प्रेम एक वीडियो गेम के उस चीट कोड की तरह है जिसे गेम के हर छिपे हुए रास्ते और शॉर्टकट का पता है, जिसने अपनी भावनाओं को म्यूट कर रखा है। और भास्कर, जबकि भास्कर उसी गेम को बिना किसी गाइड के सबसे मुश्किल लेवल पर खेलने की कोशिश कर रहा है, और विडंबना यह है कि उसका कंट्रोलर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये तुलना उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह बयां करती है। यहाँ गौर करने वाली बात प्रेम की फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी की प्यार किस्मत नहीं है। हाँ, प्रेम का दृढ़ विश्वास है कि आकर्षण कोई रहस्यमयी घटना या किस्मत का खेल नहीं है। वो मानता है कि ये कुछ तय मापदंडों पर निर्भर करता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज और खुद को पेश करने का तरीका। बिल्कुल, बातचीत का लहजा, और सबसे अहम
सामने वाले के दिमाग में एक रहस्य बनाए रखना, वो भास्कर की इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर देता है कि सिर्फ सच्चा प्यार होना ही काफी है। और सच कहूं तो भास्कर के पास इस फिलॉसफी को मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता। क्योंकि उसकी अपनी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। हाँ, जब उसकी अपनी हर स्वाभाविक कोशिश नाकाम हो जाती है और ऑफिस में उसे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तब वो पूरी तरह हताश होकर इस लव गुरु की शरण में जाता है। और यहीं से उसका असली मेकओवर शुरू होता है। बिल्कुल। और ये जो बदलाव शुरू होता है वो बाहर से तो एक मेकओवर लगता है, लेकिन अंदर से वो एक पूरी तरह से नई मनोवैज्ञानिक पहचान गढ़ने की प्रक्रिया है। क्योंकि ये मेकओवर सिर्फ कपड़ों या हेयर स्टाइल तक सीमित नहीं रहता है। हाँ, मतलब जिम के सेशन या नया वार्डरोब तो सिर्फ बाहरी आत्मविश्वास के लिए आए। असली बदलाव उन रणनीतियों में है जो प्रेम उसे सिखाता है। जैसे आंखों में आंखें डालकर बात करना और अपनी घबराहट को छिपाना। और सबसे महत्वपूर्ण इग्नोर करने की तकनीक। हाँ, वो इग्नोर वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब प्रेम भास्कर को सिखाता है कि जब प्रिया आसपास हो तो उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान न दे, उसे थोड़ा नजरअंदाज करे, ताकि प्रिया के मन में ये सवाल उठे कि आखिर ये इंसान मुझे वो तवज्जो क्यों नहीं दे रहा जो बाकी सब देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं सोची थी, क्या ये सब सच में भास्कर को एक बेहतर इंसान बना रहा है, या फिर ये सिर्फ सामने वाले इंसान के दिमाग से खेलने की, उसे भ्रमित करने की एक चालाकी है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या इस तरह की रणनीतियां बुनियाद में ही एक तरह का धोखा नहीं है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें आकर्षण के मनोविज्ञान की गहराई में जाना होगा। ये पूरी तरह से मैनिपुलेशन या हेरफेर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी आत्मसुधार के बीच की एक बहुत ही धुंधली रेखा है। धुंधली रेखा कैसे? जब हम प्रेम की सिखाई हुई इग्नोर करने की तकनीक को देखते हैं तो ये असल में मनोविज्ञान के लॉ ऑफ स्कार्सिटी या कमी के सिद्धांत पर काम करती है। लॉ ऑफ स्कार्सिटी मतलब जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बिल्कुल। इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि जो चीज आसानी से और हर वक्त उपलब्ध होती है उसकी कदर कम हो जाती है। अच्छा, तो जब भास्कर पहले हर वक्त प्रिया के लिए हाजिर रहता था, जरूरत से ज्यादा उतावला रहता था, तो वो कोई आकर्षण पैदा नहीं कर पाता था। सही कहा। लेकिन जब वो अचानक से अपनी उपलब्धता कम कर देता है, शांत और रहस्यमयी व्यवहार करता है, तो प्रिया के दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब एक तरह का वैचारिक अंतर्विरोध। हाँ, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जो इंसान पहले मेरे पीछे घूमता था वो अब बदल कैसे गया। ये उत्सुकता ही उस आकर्षण की पहली सीढ़ी बनती है। ओहो, यानी वो तकनीक सामने वाले के दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करती है जो पहेलियों को सुलझाना चाहता है। 100%। और एक बार जब भास्कर शांत और स्थिर दिखना शुरू करता है तो हेलो इफेक्ट भी काम करने लगता है। हेलो इफेक्ट मतलब किसी एक अच्छी खूबी की वजह से इंसान की बाकी खामियां छिप जाना। बिल्कुल। प्रिया अब उसे सिर्फ एक हकलाने वाले कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी और रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में देखने लगती है। उसका बदलावा बाहरी रूप उसके व्यक्तित्व की अन्य खामियों को ढक देता है। लेकिन इसी बनावटी ढांचे को चुनौती देने के लिए कहानी में नैना की एंट्री होती है, जिसका किरदार लारा दत्ता ने निभाया है। हाँ, नैना जो एक जर्नलिस्ट है। नैना एक निडर और स्पष्टवादी जर्नलिस्ट है। उसका नजरिया प्रेम की फिलॉसफी के बिल्कुल उलट है। उसका मानना है कि प्यार कोई शतरंज का खेल नहीं है। इसे किसी मैनुअल से सीखा या सिखाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। वो इस लव गुरु वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही एक धोखा मानती है और प्रेम का पर्दाफाश करने की ठान लेती है। मैं कहूंगा कि नैना का किरदार इस कहानी में असलियत का आईना है। आईना कैसे? वो उस विचार का प्रतिनिधित्व करती है कि रणनीतियां भले कुछ समय के लिए ध्यान खींच लें, लेकिन वे किसी इंसान के असली स्वभाव को नहीं बदल सकती। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि ये सच कैसे साबित होता है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह काम करता है। एकदम परफेक्टली काम करता है। भास्कर की नई पर्सनैलिटी प्रिया का ध्यान खींचने में पूरी तरह सफल हो जाती है। वे करीब आने लगते हैं, लेकिन यहाँ कहानी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक मोड़ पर पहुंचती है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। आप उस अहंकार वाले हिस्से की बात कर रही हैं ना? हाँ, जैसे जैसे भास्कर सफल होता है उसके व्यवहार में एक बहुत बड़ा और नकारात्मक बदलाव आता है। उसके अंदर एक अजीब सा अहंकार पनपने लगता है। वो भूल जाता है कि वो जो कुछ भी है वो प्रेम की वजह से है। बिल्कुल। वो ये भूल जाता है कि उसकी इस नई आकर्षक छवि के पीछे पूरी तरह से प्रेम का दिमाग और उसकी ट्रेनिंग है। भास्कर खुद को ही एक स्वाभाविक प्लेबॉय या बहुत बड़ा आकर्षक इंसान समझने लगता है और वो प्रेम को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। तो इस बदलाव के पीछे क्या मनोविज्ञान है?
देखिए, इस तरह के व्यवहार के पीछे एक बहुत ही गहरा रक्षात्मक तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम के चश्मे से देखा जा सकता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब जब इंसान को लगता है कि वो अपनी सफलता के लायक नहीं है। एकदम सही। भास्कर अंदर से अभी भी वही डरा हुआ और असुरक्षित इंसान है। जब उसे अचानक से इतनी बड़ी सफलता और प्रिया का ध्यान मिलने लगता है, तो उसका अवचेतन मन ये जानता है कि ये सब एक दिखावा है। तो वो डर जाता है कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए। हाँ, और इस आंतरिक डर को दबाने के लिए उसका दिमाग अहंकार का सहारा लेता है। अच्छा, इसलिए वो प्रेम से दूर भागता है? बिल्कुल, वो प्रेम को इसलिए खुद से दूर करना चाहता है क्योंकि प्रेम ही वो इकलौता इंसान है जो भास्कर की असली सच्चाई जानता है। प्रेम की मौजूदगी भास्कर को उसके नकली होने की याद दिलाती है। सही कहा। इसलिए अपनी इस नई घड़ी हुई पहचान को बचाने के लिए भास्कर अहंकार की दीवार खड़ी कर लेता है। मतलब ये आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नाजुक और खोखला अहंकार है जो कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। भास्कर असल में अपनी ही बनाई हुई उस नकली पहचान का गुलाम बन चुका है। वो उस झूठ को इतनी गहराई से जीने लगा है कि उसे लगने लगा है कि यही सच है। और इसी बीच एक दूसरा और भी बड़ा विरोधाभास जन्म लेता है। हाँ, प्रेम की अपनी लव लाइफ। प्रेम जो खुद को भावनाओं के जंजाल से ऊपर मानता था, जो प्यार को एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करता था, वो खुद नैना के प्यार में पड़ जाता है। और यहाँ उस लव गुरु का सारा गणित फेल हो जाता है। एकदम फेल। जो इंसान दूसरों को हमेशा भावनाएं छिपाने और कूल रहने की ट्रेनिंग देता था, वो नैना के सामने आते ही नर्वस होने लगता है। उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और उसके अपने ही बनाए हुए सारे नियम उस पर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सच्ची और गहरी भावनाएं इंसान के दिमाग पर हावी होती हैं, तो रणनीतियों का महल ढह ही जाता है। इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से समझें तो जब तक प्रेम दूसरों के लिए रणनीतियां बना रहा था, उसका तार्किक दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से नियंत्रण में था। लॉजिक काम कर रहा था। हाँ, लेकिन जब वो खुद नैना के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है, तो उसके दिमाग का भावनात्मक हिस्सा यानी एमिगडाला हावी हो जाता है। ओह, तो लॉजिक पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। सच्चा प्यार इंसान से उसका वो नियंत्रण छीन लेता है। ये इंसान को असुरक्षित या वल्नरेबल बना देता है। और प्रेम का अपने ही नियमों पर से नियंत्रण खो देना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्यार को एक सीमित समय तक तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जब भावनाएं असली होती हैं, तो कोई भी चीट कोड काम नहीं आता। और ये नियंत्रण खोने का ही नतीजा है कि चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। एक तरफ भास्कर का बड़ा हुआ अहंकार उसकी और प्रेम की गहरी दोस्ती में दरार डाल देता है। भास्कर गुस्से में प्रेम को अपमानित कर देता है। हाँ, यहाँ उस बनावटी सफलता के कारण एक असली और गहरे रिश्ते की बलि चढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, झूठ की बुनियाद पर बनी कोई भी इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। आखिरकार वो पर्दा गिरी जाता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और वो सच्चाई का सामना करने वाला पल दोनों किरदारों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होता है। मतलब ताश के पत्तों का वो पूरा महल एक झटके में ढह जाता है। नैना को प्रेम की सच्चाई पता चल जाती है कि वो असल में लव गुरु है। हाँ, और उसे लगता है कि प्रेम ने उसके साथ भी जो कुछ किया वो कोई प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ एक और चालाकी थी, एक दिखावा था। और वहीं दूसरी तरफ प्रिया को भी सच पता चल जाता है। बिल्कुल, उसे पता चलता है कि भास्कर का वो सारा आकर्षण, उसका बदला हुआ व्यवहार, यहाँ तक कि उसकी बातें भी एक लव गुरु की दी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा थीं। तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि प्रिया खुद को बहुत ठगा हुआ और अपमानित महसूस करती है। दोनों ही महिलाओं द्वारा इन दोनों किरदारों को बुरी तरह से ठुकरा दिया जाता है और रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। ये विडंबना ही है कि जिन चालों और तकनीकों ने प्रेम और भास्कर के लिए सफलता के दरवाजे खोले थे, जिन रणनीतियों ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया था, वे ही रणनीतियां उस रिश्ते को टिकाकर क्यों नहीं रख पाईं? वही तकनीकें उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई? बिल्कुल। देखिए, इंसानी रिश्तों के मनोविज्ञान का सबसे अहम हिस्सा है। किसी भी रिश्ते की सबसे बुनियादी नींव क्या होती है? विश्वास। एकदम सही, वो विश्वास या ट्रस्ट है। तकनीकें, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, एक स्टाइलिश मेकओवर और स्मार्ट संवाद किसी का ध्यान कुछ पल के लिए आकर्षित कर सकते हैं। वे एक बहुत ही मजबूत फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं। लेकिन एक लंबे और गहरे रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ आकर्षण काफी नहीं होता। उसके लिए वास्तविकता की जरूरत होती है।
जब प्रिया को सच पता चलता है तो उसे सिर्फ ये नहीं लगता कि भास्कर ने झूठ बोला है, बल्कि उसे ये महसूस होता है कि उसकी पूरी वास्तविकता ही एक धोखा थी। मतलब वो जिस इंसान से प्यार करने लगी थी, वो इंसान असल में अस्तित्व में ही नहीं है। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में बिट्रियल ट्रॉमा के एक हल्के रूप में देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति का अपने फैसले और अपनी समझ से ही भरोसा उठ जाता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरा आघात है। हाँ, प्यार या इंसान को किसी मशीन की तरह हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसानी दिमाग अंततः प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी की तलाश करता है। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ दिनों या हफ्तों तक फेक कर सकता है, एक अलग पर्सनालिटी ओढ़ सकता है, लेकिन कोई पूरी जिंदगी फेक नहीं रह सकता। बिल्कुल। इंसान की असलियत, उसकी असली फितरत कभी न कभी सतह पर आ ही जाती है। और यहीं से ये पूरी कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां असली मनोवैज्ञानिक सुधार और व्यक्तिगत विकास देखने को मिलता है। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां असुरक्षा और दिखावे का सफर खत्म होता है और ईमानदारी की शुरुआत होती है। दोनों ही किरदार, भास्कर और प्रेम, जब सब कुछ खो देते हैं, तब वे एक गहरे आत्ममंथन के दौर से गुजरते हैं। दोनों का दिल टूट चुका है और उनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका है। भास्कर को ये समझ में आता है कि उसमें जो वो बाहरी आत्मविश्वास आया था, वो बेशक प्रेम की दी हुई स्क्रिप्ट की वजह से था, लेकिन प्रिया के लिए उसके दिल में जो भावनाएं थीं, वो प्यार कोई फॉर्मूला नहीं था, वो 100% असली था। और उसे ये भी एहसास होता है कि उस नकली आत्मविश्वास से पैदा हुए खोखले अहंकार ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी उससे दूर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ प्रेम की भी आंखें खुलती हैं। हाँ, उसे ये एहसास होता है कि किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए स्मार्ट या कूल होने की जरूरत नहीं होती। असली प्यार के लिए सबसे जरूरी चीज है इंसान का खुद को वल्नरेबल यानी भावनात्मक रूप से असुरक्षित दिखाने की हिम्मत जुटाना। बिल्कुल। जब तक वो अपनी उन चालों, तकनीकों और लव गुरु वाली छवि के पीछे छिपता रहेगा, वो नैना का भरोसा कभी नहीं जीत पाएगा। अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना ही असली परिपक्वता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? सबसे पहले भास्कर अपने अहंकार को एक किनारे रखता है और जाकर प्रेम से पूरे दिल से माफी मांगता है। ये वो पल है जहां अहंकार पर एक सच्ची दोस्ती की जीत होती है। दोनों का वो पुराना रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। उसके बाद भास्कर प्रिया के पास जाता है, लेकिन इस बार वो कोई स्टाइलिश सूट पहनकर नहीं जाता। उसके पास कोई रटा हुआ डायलॉग नहीं है, कोई इग्नोर करने वाली रहस्यमयी चाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बार वो अपनी सारी असुरक्षाओं, अपने डर और अपनी कमियों को पूरी ईमानदारी के साथ प्रिया के सामने रख देता है। वो खुलकर कबूल करता है कि वो उसे इतना प्यार करता था और उसे खोने से इतना डरता था कि उसे पाने के लिए उसने मदद ली, क्योंकि उसे अपने असली रूप पर भरोसा नहीं था। हाँ। और प्रेम भी नैना के सामने जाता है, बिना किसी दिखावे के, एक बिल्कुल साधारण इंसान की तरह, जो प्यार में डरा हुआ है और जो अपनी गलतियों को मान रहा है। वो अपनी सारी चालाकियों का पर्दा खुद ही गिरा देता है और अपने सच्चे जज्बात उसके सामने रखता है। और इस क्लाइमैक्स का जो परिणाम आता है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत संतुष्टि देने वाला है। अंततः प्रिया और नैना दोनों उन्हें माफ कर देती हैं और अपना लेती हैं। अब यहाँ विश्लेषण करने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने पहले उस झूठ को क्यों ठुकराया था और अब इस सच्चाई को क्यों अपना लिया? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जवाब है वल्नरेबिलिटी की ताकत। जब कोई इंसान किसी के सामने अपनी पूरी सच्चाई, अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों के साथ खड़ा होकर ये कहता है कि मैं अंदर से ऐसा ही हूं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। क्योंकि नकली आत्मविश्वास में हमेशा एक डर छिपा होता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। एकदम सही। लेकिन असली आत्मविश्वास अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में है। प्रिया और नैना उनकी उस नग्न ईमानदारी या रॉ ऑनेस्टी की कद्र करती हैं, क्योंकि वो ईमानदारी ये साबित करती है कि अब उनके बीच कोई दीवार, कोई स्क्रिप्ट या कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है कि अपनी कमियों को बिना किसी डर के स्वीकार करना ही दरअसल सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। मतलब असली आत्मविश्वास किसी तकनीक में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ सहज होने में है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण को अगर समेटा जाए, तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये कहानी बहुत मायने रखती है। आज जहां
हर परेशानी का एक लाइफ हैक खोजा जाता है, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक परफेक्ट और एडिट की हुई छवि पेश करना चाहता है। जहां लोग क्विक फिक्सेस की तलाश में रहते हैं। वहां ये कहानी एक ठहराव भरा सबक देती है। ये हमें सिखाती है कि बाहरी आत्मविश्वास और रणनीतियां भले ही ध्यान आकर्षित कर लें, वे आपको भीड़ से अलग दिखा सकती हैं, लेकिन केवल और केवल गहरी ईमानदारी ही उस प्यार को, उस रिश्ते को लंबे समय तक टिका सकती है। क्योंकि दिखावे से आप किसी के दिमाग को कुछ पल के लिए हैक कर सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह सिर्फ सच्चाई ही बना सकती है। और हाँ, कोई भी अहंकार या सफलता एक सच्ची दोस्ती से बड़ी नहीं हो सकती। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। रणनीतियां किसी भी रिश्ते में दरवाजे खोलने की चाबी हो सकती हैं, लेकिन उस घर में रहने का अधिकार सिर्फ ईमानदारी को ही मिलता है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है, जिस पर फिल्म में सीधे तौर पर तो कोई बात नहीं की गई। वो क्या है? जरा सोचने वाली बात है। अगर कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ही भास्कर ने उस लव गुरु की कोई मदद नहीं ली होती, अगर वो अपनी उसी पुरानी घबराहट, उसी पसीने, उसी हकलाहट और अपनी तमाम सामाजिक असुरक्षाओं के साथ प्रिया के पास जाता और पूरी ईमानदारी से अपने दिल की बात कह देता, तो क्या प्रिया कभी उस पर ध्यान देती है? वही तो। क्या उसका वो 100% सच्चा प्यार बिना किसी बाहरी पैकेजिंग या मेकओवर के प्रिया को कभी नजर आता? या फिर क्या कभी-कभी इस दुनिया को अपनी असली ईमानदारी दिखाने के लिए भी पहले एक नकली आत्मविश्वास, या जिसे हम फेक इट टिल यू मेक इट कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती ही है? क्या हमें अपनी सच्चाई तक पहुंचने के लिए शुरुआत में किसी मुखौटे की आवश्यकता होती है? ये एक बहुत ही जटिल और पेचीदा सवाल है, जो सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज कैसे काम करता है। और शायद यही वजह है कि इंसानी रिश्तों, भावनाओं और आकर्षण का कोई एक सीधा मैनुअल कभी नहीं लिखा जा सकता। सच में, जब बात इंसानी जज्बातों की आती है तो वहां कोई मशीन वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। वहां पेच कसने से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकारने से बात बनती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस सवाल पर जरूर विचार किया जा सकता है कि क्या सचमुच प्यार में पैकेजिंग जरूरी है या सिर्फ ईमानदारी ही काफी है? मुझे यकीन है कि इस चर्चा ने उन शॉर्टकट्स और फॉर्मूलों के पीछे के मनोविज्ञान को समझने में काफी मदद की होगी। सुनते रहें और सोचते रहें।